जो देश अपना कल्चर, टूरिज्म और पीस के लिए जाना जाता है, जिसे हम हिमालय का गोद भी बोलते हैं, नेपाल, आज वह बिल्कुल वायलेंट और बिना आग का जल रहा है। नेपाल की गवर्नमेंट ने अचानक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक और ऐसे 20 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। आइए जानते हैं कि चल क्या रहा है नेपाल में। नेपाल इंडिया से सटा हुआ एक देश है। नेपाल में लगभग 65% पॉपुलेशन सिर्फ एग्रीकल्चर यानी खेती में डिपेंड है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ खेती बहुत होती है, क्योंकि लगभग बहुत से जगह में माउंटेन और हिल है। इस वजह से वहाँ रोज़गार की बहुत कमी है। नेपाल में रोजी रोटी का सबसे बड़ा एक हिस्सा रेमिटेंस का भी है। रेमिटेंस यानी कि कोई इंसान अगर अपने देश छोड़ के कहीं बाहर जाता है कमाने के लिए और वहाँ से वो पैसा भेजता है अपने परिवार को, तो उसे रेमिटेंस बोलते हैं। नेपाल की जो हालत अभी इतनी ख़राब बिगड़ चुकी है, इसका सबसे मेन कारण करप्शन और वहाँ की ख़राब शासन बताई जा रही है। पिछले 20-25 साल से नेपाल का सबसे बड़ा दुश्मन वहाँ की रोज़गार और साथ ही साथ करप्शन बन चुकी है। पिछले 17 साल में नेपाल में 13 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं और ये नंबर खुद में ही काफ़ी चौंकाने वाली है। पर इनमें से 3 ही ऐसे नेता हैं जिन पर जनता का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। पहले हैं शेर बहादुर देउवा, दूसरे हैं पुष्पा कमाल दहल और तीसरे हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। नेपाल का यूथ या फिर जेनजी इन सब बढ़ते करप्शन और आर्थिक संकट से बहुत परेशान था। फिर उनका गुस्सा तब फूटा जब उन्हें पता चला कि बड़े बड़े नेताओं के बच्चे बाहर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। जहां नेपाल का कोई परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहा है, वहां उन लोगों के बच्चे लेविश लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। लेविश लाइफस्टाइल यानी कि महंगे महंगे कपड़ा पहनना, अच्छे अच्छे घड़ी पहनना, अच्छे अच्छे खाना खाना। जहां नेपाल में सर छुपाने के लिए भी किसी किसी के पास ढंग का मकान नहीं है, वहां पॉलिटिशियन के बच्चे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। आम जनता और नेताओं के बीच दूरी और गुस्सा बढ़ने का कारण यह भी है कि एक तरफ सरकार सरकारी स्कूल की बात करती है और वहीं सरकार अपने बच्चों को बाहर विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं। और इसी करप्शन को वहाँ के यूथ सोशल मीडिया के थ्रू उठा रहे थे और इसी बीच काफ़ी हैशटैग भी चला रहे थे, जैसे कि हैशटैग जेनजी रेवोल्यूशन, हैशटैग नेपो किड, हैशटैग नेपाल प्रोटेस्ट। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और यह बात को लोग अपने सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ उठा रहे थे। नेपाल का यूथ सभी तरफ कोशिश कर कर देख चुका था, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही एकमात्र रास्ता बच गया था जिससे कि वे गवर्नमेंट पे प्रेशर बना सकें और अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। पर 4 सितंबर को नेपाल गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला लिया और इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे बहुत सारे ऐप को बैन लगा दिया। बैन लगाते हुए सरकार ने यह कहा कि नेपाल का नया नियम है, बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी नेपाल में लोकल ऑफिस खोले और वहाँ के गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करें। और आरोप लगाते हुए यह भी बोला कि मेटा, गूगल जैसी कंपनी इस नियम का फॉलो नहीं कर रही थी, इसलिए सभी ऐप को बैन करने की घोषणा की गई है। बस फिर क्या था, यह बात हवा की तरफ फैल गई और वहाँ के यूथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। यूथ का यह भी सोचना था कि यह गवर्नमेंट की एक डर्टी पॉलिटिक्स है जो उन लोगों की आवाज़ दबाने के लिए की गई है। बस देखते ही देखते कुछ ही देर में हज़ारों लोग सड़क पर उतर गए। बस फिर क्या होना था, नेपाल की चौक चौराहे पर, गली मोहल्ले पर, सभी तरफ हर जगह यूथ उतर चुके थे। फिर काठमांडू के माटीघर मंडल यानी संसद परिसर के आसपास लोग जुटना शुरू हुए। धीरे धीरे वो भीड़ का हिस्सा बन गए और उन्होंने नारेबाजी भी शुरू कर दी, जैसे हमरो आवाज़ रोक दईना, गली गली में शोर छा, नेता हारू चोर छा। काफ़ी शांति से चल रहा था, पर धीरे धीरे पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछार और रबर बुलेट का यूज करना शुरू कर दिया। इन चीज़ों से काफ़ी लोगों को चोट आई
किसी का पैर, किसी का सिर, किसी के कंधे, किसी के हाथ पर चोट आई। गवर्नमेंट ने नेपाल के बहुत सारे जगह पर कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिया, जिनमें से एक संसद भी था। पर लोगों का गुस्सा कहाँ ही रुकने वाला था। लोगों का गुस्सा हद पार कर चुका था। वे लोग बैरिकेडिंग को तोड़कर अंदर घुस गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख पुलिस ने फायरिंग भी स्टार्ट कर दी। पर यह प्रोटेस्ट अब बहुत बड़ा बन चुका था। प्रोटेस्ट में किन्हीं को सिर पर चोट लगने के बावजूद भी वह वहाँ पे खड़ा था, किन्हीं को पैर पर चोट लगने के बावजूद भी वह वहाँ पे खड़ा था, क्योंकि सभी के सभी लोग करप्शन से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। और जब प्रोटेस्ट काफ़ी उग्र हो गया तब पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। इसका नतीजा काफ़ी दर्दनाक हुआ। लगभग 19 लोग से ज़्यादा की जान चली गई और 100 से ज़्यादा घायल हो गए। कुछ रिपोर्ट के अनुसार तो 22 से ज़्यादा की मौत हो गई और 300 से ज़्यादा घायल बताई जा रही है। पर अब प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर गुस्सा इतना ज़्यादा चढ़ चुका था कि वे पॉलिटिशियन के घर और सरकारी बिल्डिंग पर आग लगा चुके थे। और फिर सिचुएशन को बद से बदतर होता देख पूरे शहर में आर्मी की तैनात करा दी गई और पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दी गई। कर्फ्यू इतनी कड़ाई से की गई कि अगर कोई भी आम जनता बाहर दिख रही थी तो उन्हें बहुत ही मारा पीटा जा रहा था। और फिर कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट ने बैन हटा दिया और हटाते हुए यह स्टेटमेंट दिया कि जनता की आज़ादी छीनने के लिए नहीं की गई थी, बल्कि कानून पालन के लिए उठाया गया कदम था। पर जनता को सच पता था। और सरकार ने यह भी वादा किया कि मृतकों के परिवार को मुआवजा मिलेगा, घायलों का मुफ्त इलाज होगा और 15 दिनों में इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाएगी। पर अभी सिचुएशन यह है कि नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने पीएम पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि रिज़ाइन करने का कारण यह है कि देश भर में सरकार बदलने की मांग है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस उथल पुथल के बाद नेपाल में सिचुएशन नॉर्मल हो पाएगी? इंटरनेट लौट आया, सरकार हिल गई, लेकिन नेपाल की अभी असली लड़ाई बाकी है। यह प्रोटेस्ट सिर्फ एक बैन के खिलाफ नहीं था, यह नई पीढ़ी की आवाज़ थी जो कह रही है अब बदलाव ज़रूरी है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।